Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the new lecture of electronics engineering that deals with the DC biasing of bipolar junction transistors. Today we will going to discuss another configuration of BJTs, which is actually common emitter configuration. As I have already discussed in my previous lectures, that transistors basically uh, for are comprises of they comprise of three different configurations. One is common emitter, other is common base, and other is common collector. Common base we have already discussed, in which we have seen that base was common to collector and emitter, right? Today we will going to discuss common emitter, which shows that emitter is common between the collector and base, and later we will discuss common collector configuration, which shows that collector is common to emitter and base, right? We will also see today that how the amplification occur, and why we are using BJTs, specifically common emitter configuration, for amplification purposes, right? And we will also going to solve the numerical today, in this week also, in which you will see how much the voltage has been amplified, right? We have also seen the similar thing in the previous week while solving the common base numerical. So let's go ahead and let's find out what happened in a common emitter configuration. ओके, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस जो हमने पहले पढ़ा था कि डीसी बाइसिंग क्या होती है, डीसी बाइसिंग में क्या करते हैं, तो कुछ चीज़ें पुरानी वाली रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन वी विल गो टू द प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज shown in front of you is analysis or design of a transistor amplifier involve two parts, the DC portion and the AC portion, right? आपके किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को आप उसका एक डीसी साइड भी होगी, यानी कि आपका डायरेक्ट करंट वाली साइड भी होगी, और एक इसकी एसी साइड भी होगी, दैट इज़ द ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द डीसी एनालिसिस. The analysis of the DC conditions can be separated from the AC responses by using superposition theorem. आपको अच्छी तरीके से पता है कि DC सप्लाई वो होती है जिसमें प्लस और माइनस लिखा हुआ होता है, AC सप्लाई वो होती है जिसमें एक अदद साइन वेव ही बनी हुई होती है. तो अगर आप ये एक डीसी सर्किट देखना चाह रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एसी सर्किट्स, एसी सारी सप्लाईज को हटा देंगे. अगर आप एसी सर्किट देखना चाह रहे हैं तो आप डीसी सप्लाईज को हटा देंगे. अगर आपके पास एक सर्किट है जिसमें डीसी भी लगा हुआ है और एसी भी लगा हुआ है, तो अगर आप किसी एक का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि डीसी पे इसका रिस्पॉन्स क्या है, तो डेफिनेटली यू विल सिंपली रिमूव ऑल द एसी सोर्सेज. और अगर आप जो है वो एसी रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डीसी सोर्सेज को सबको रिमूव कर देंगे. रिमूव करने का कॉमन प्रिंसिपल ये होता है कि वोल्टेज सोर्सेज को हम शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्सेज को हम ओपन सर्किट कर देते हैं. ठीक है, एंड दैट इज़ ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द सुपरपोजिशन थ्योरम. कि सुपरपोजिशन थ्योरम यही करता है कि एट अ टाइम एक सोर्स को देख रहा होता है, दूसरी सोर्स को इग्नोर कर देता है. ठीक है, सो दैट कैन बी डन. Third point says application of DC voltages to establish a fixed level of current and voltage to a transistor is called DC biasing. यानी कि हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई किए हैं. डीसी वोल्टेज कहाँ अप्लाई किए थे, अगर हम कॉमन बेस में याद करें तो हमने एक वीबीई लगाया था, एक वीबीबी की सोर्स थी, एक वीबीई तो अंडर 0.7 वोल्ट था ही, एक वीबीबी की सोर्स थी, एक वीसीई की सोर्स थी. आपके पास एक जो कलेक्टर के पास वोल्टेज सप्लाई लगी हुई थी, एक बेस पे सप्लाई लगी हुई थी. तो ये सप्लाई हम इस तरीके से लगाते हैं कि हमारे पास एक करंट और वोल्टेज स्टेब्लिश हो जाए, दैट इज कॉल्ड डीसी बाइसिंग. बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने कोई वोल्टेज सोर्स लगाई हुई है. ठीक है, तो हम ये दो वोल्टेज सोर्सेज लगाते हैं ताकि जब ये एक वोल्टेज सोर्स लग जाएगी तो डेफिनेटली करंट और वोल्टेज एक स्पेसिफाइड वैल्यू तक ही हमें मिलेगा. जैसे आप लैब में यूज़ करते हैं, अगर आपने 5 वोल्ट पे अपना सोर्स वोल्टेज सोर्स को रखा हुआ है तो 5 वोल्ट ही वोल्टेज आएगा. सो अगर आप फिक्स लेवल ऑफ करंट आपने ट्रांजिस्टर को दिया हुआ है तो आप इसका मतलब ये है कि आप डीसी बाइसिंग कर रहे हैं. ठीक है, यू आर डूइंग अ डीसी बाइसिंग. The fourth point is the established DC current and voltage is called the operating point of the transistor. जो established value आपकी आएगी करंट और वोल्टेज की ट्रांजिस्टर से, वो आपकी ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाएगा. यानी कि जो आपकी कलेक्टर करंट की वैल्यू होगी और जो आपकी VCE की वैल्यू होगी वो आपकी ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाएगा. अब इन चीज़ों को हम डिटेल में जब अभी आगे सर्किट देखेंगे तो आपको और मज़ीद समझ में आएगा. राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि किसी भी सर्किट के दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, AC और DC. किसी भी एक रिस्पॉन्स को एनालाइज करना है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे. अगर दोनों रिस्पॉन्सेज नज़र आ रहे हैं सर्किट में तो एक को एनालाइज करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करेंगे. जो कुछ भी आपने वोल्टेज सप्लाईज अपने सर्किट को अप्लाई की हैं वो हमने क्यों अप्लाई की हुई होती हैं, ताकि एक फिक्स करंट और वोल्टेज स्टैब्लिश हो. इस प्रोसेस को हम डीसी बाइसिंग कहते हैं.
ठीक है। और इस वक्त जो करंट और वोल्टेज स्टैब्लिश होगा वो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर का कहलाता है। यानी आपने एक वोल्टेज और करंट सप्लाई खुद अप्लाई की, उसकी वजह से कुछ करंट और वोल्टेज सेट हुआ, जो सेट हुआ है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ योर ट्रांजिस्टर। इस ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्यू पॉइंट भी कहते हैं, क्वेसेंट पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। क्वेसेंट पॉइंट हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस इज बेसिकली अ साइलेंट पॉइंट, इट्स अ क्वाइट पॉइंट। क्वेसेंट इज क्वाइट, ये खामोश पॉइंट है, साइलेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर हमारे पास कुछ ना कुछ सर्किट का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। वी विल सी व्हाट द रिस्पॉन्स इज। Then we have the Q point must be properly selected in order to obtain linear operation. हमारे पास linear operation होना चाहिए, larger output with the same shape as an input. linear का मतलब क्या है कि जैसे जैसे सिग्नल बढ़ रहा है तो आपका आउटपुट भी बढ़े, जो आपकी सिग्नल की शेप है वही सिग्नल की शेप मेंटेन रहे। तो हम ऐसा Q पॉइंट की सिलेक्शन करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, ताकि हमारी शेप वैसे ही रहे, हमारा सिग्नल क्लिप ना हो, हमारा सिग्नल का आउटपुट के पास स्विंग उसका अच्छा हो। स्विंग का मतलब क्या है, अभी हम आगे भी देखेंगे कि अगर आप 5 से 25 वोल्ट्स की तरफ जा रहे हैं एम्पलीफाई करके, तो ऐसा ना हो कि वो क्लिप होके 25 वोल्ट्स आ रहा हो। वी नीड अ प्रॉपर स्विंग, ठीक है, प्रॉपर वो सेम सेम शेप में हमारे पास एग्जिस्ट करे। Operating at a non-linear region such as too close to cutoff or saturation will cause the output to be limited or clipped. अब आपने अपने जब पिछले वीक में जब हमने कुछ ट्रांजिस्टर्स देखे थे, तो हमने ये बात भी फाइंड आउट की थी कि ट्रांजिस्टर का एक रीजन होता है नॉर्मल रीजन, जिसको हम ऑपरेटिंग रीजन भी कहते हैं, जिसको हम क्यू पॉइंट स्टैब्लिशिंग रीजन भी कहते हैं। एक रीजन था कट ऑफ का, एक था सेचुरेशन का। कट ऑफ वो था जहाँ पे आपकी दोनों की दोनों आपकी जो बेस कलेक्टर और बेस सॉरी बेस इमिटर एंड कलेक्टर बेस की जो आपकी जंक्शन है, दोनों जंक्शंस आपकी रिवर्स्ड बाइस थी। फिर हमने एक सेचुरेशन रीजन भी देखा था, जहाँ पे हमारी जो दोनों की दोनों जंक्शंस थी, बेस इमिटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस, ये आपकी फॉरवर्ड बाइस थी। तो इसमें हमारे पास सेचुरेशन आ रही थी, यानी कि करंट का मैक्सिमम फ्लो आ रहा था, और कट ऑफ में करंट की वैल्यू 0 थी, वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ पॉइंट है और जो सेचुरेशन पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास इसके आसपास क्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू पॉइंट को इससे कहीं दूर होना चाहिए, ताकि क्यों इस अगर इसके करीब होगा तो क्या होगा, आपका सर्किट क्लिप होगा, आपका सर्किट का रिस्पॉन्स जो है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसका रिस्पॉन्स लीनियर नहीं होगा। तो इस वजह से हम इस रीजन से ज़रा दूर रहते हैं, ठीक है। तो अब कुछ लोगों के जहन में क्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ गया होगा, जो हमने लोड लाइन एनालिसिस किया था उसमें क्यू पॉइंट डेवलप किया था, वैसे ही अभी हम दोबारा डेवलप करेंगे क्यू पॉइंट, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है, सेम सब कुछ है। बस ये बात याद रखिए कि हम पढ़ रहे हैं डीसी बाइसिंग। डीसी बाइसिंग का मतलब क्या है कि हम एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे अपने ट्रांजिस्टर को, जिसकी वजह से एक करंट और एक वोल्टेज स्टेब्लिश होगा, वो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। वो ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन के करीब नहीं होना चाहिए। अगर वो वहाँ करीब होगा तो हमारी प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं होगी, हमारी लॉस वाली एम्पलीफिकेशन होगी। आपका जो आउटपुट होगा वो क्लिप होगा, यानी कि वो कटा हुआ होगा, लिमिटेड होगा। सो यू हैव टू लुक इनटू दैट। यही हमारा इसका डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया भी होता है कि क्यू पॉइंट कहाँ सेट किया जाए, ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ सेट किया जाए, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। Transistor biasing includes common emitter biasing, emitter stabilized bias, voltage divider bias, common base biasing. अभी तक हम common base biasing पढ़ चुके हैं, जिसमें base common थी between your collector and emitter। हमने ये तीन अभी तक नहीं पढ़ी। राइट नाउ वी आर एट कॉमन इमिटर बाइसिंग, तो हम पहले इसको स्टडी करेंगे, देन वी विल गो टू दीज टू, ठीक है। We know that a transistor performs most linearly when it is constrained to operate in its active region। जो मैंने आपको बताया है कि एक होता है कट ऑफ रीजन, एक होता है सेचुरेशन रीजन। सेचुरेशन कट ऑफ से दूर रहना है, एक्टिव रीजन में रहना है, जो कि उसका अच्छा ऑपरेटिंग रीजन है, अच्छा रिस्पॉन्स आपको जहाँ पे मिलेगा। टू ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, यानी कि इसके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपका वोल्टेज है 0.6 टू 0.7 वोल्ट, उसका फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज होना चाहिए। और बेस कलेक्टर रीजन जो है इट शुड बी रिवर्स्ड बाइस्ड, और जिसमें आपके पास जो है वो आपकी जो रिवर्स बाइस वोल्टेज है वो एनी वैल्यू विद इन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द डिवाइस होनी चाहिए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बेस कलेक्टर जो है वो आपका रिवर्स बाइस्ड होना चाहिए एंड बेस इमिटर फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए। इन दो कंडीशंस के ऊपर आप लीनियर रीजन में रहते हैं, एक्टिव रीजन में रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर दोनों को फॉरवर्ड बाइस्ड कर देंगे तो पहुंच जाएंगे सेचुरेशन रीजन में, यानी कि मैक्सिमम करंट, जीरो वोल्टेज। और अगर दोनों को रिवर्स बाइस्ड कर देंगे तो पहुंच जाएंगे कट ऑफ रीजन में, यानी कि आपके पास करंट की वैल्यू जीरो हो चुकी है एंड वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द कॉमन इमिटर बाइसिंग, दैट्स द टॉपिक ऑफ टुडेज वीक।
दिस इज़ समथिंग कॉमन इमिटर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। कॉमन इमिटर से हमें क्या पता चल रहा है, एक तो ये पता चल रहा है कि इमिटर जो है वो कॉमन है बेस और कलेक्टर के। अगर आप इसको उस फॉर्म में बनाएंगे तो ये वैसे ही बनेगा, ठीक है। आपको याद होगा कॉमन बेस में हमने बेस को ग्राउंड कर दिया था, बेस वॉज इन द सेंटर, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन ताकि किसी को भूले नहीं। हमने एक पी एन पी ट्रांजेक्शन पढ़ी थी, एन पी एन पढ़ी थी बल्कि, सॉरी, एन पी एंड एन। इसमें आपको याद होगा मैंने बीच वाली चीज़ को हमेशा ग्राउंड किया है और यहाँ से इसको रिवर्स बाइस किया, इसको फॉरवर्ड बाइस किया। दिस वाज द फॉरवर्ड बाइस रीजन, ठीक है, एंड दिस वाज द रिवर्स बाइस रीजन, यही था। और बीच को हमने ग्राउंड किया था। अगर स्टिल जिन हजरात को अभी तक अगर याद नहीं आया है, सो लेट्स रिमेंबर अगेन। आपको याद होगा जो मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया था, उस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से मैंने सर्किट ड्रॉ किया था, इफ़ यू रिमेंबर। देयर वाज अ एरो हेयर, राइट, एंड इससे मैंने कुछ एक वोल्टेज सोर्स बनाई थी, एंड अगेन आई ड्रॉ अ वोल्टेज सोर्स हेयर। जो भी जिस डायरेक्शन में जो भी आपकी वोल्टेज सोर्स थी, दिस वाज नेगेटिव, दिस वाज पॉजिटिव, ये उल्टी बन गई है, दिस वाज नेगेटिव एंड दिस वाज पॉजिटिव। बीच वाले रीजन जो इंपॉर्टेंट जो बात मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो हमारे पास ग्राउंडेड था, बेस को हमने ग्राउंड किया था। दैट इज़ वाई दिस बेस, व्हेन दिस बेस वाज ग्राउंडेड, दिस बेस वाज ग्राउंडेड, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से आप इसको कॉमन बेस कह रहे थे बिकॉज के दरमियान में था इन दोनों के। अब अगर मैं इसको बनाऊँ तो दिस इमिटर इज़ ग्राउंडेड, ठीक है, और इट मीन्स दैट इट इज़ कॉमन टू दीज टू वोल्टेजेस, ठीक है। यानी कि हमेशा हमें पता है कि सारा चीज़ें फ्लो होकर फाइनली ग्राउंड पे एंटर होती हैं, तो यहाँ से ये भी ग्राउंड पे आएगा, यहाँ से ये भी ग्राउंड पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो इमिटर ग्राउंड हुआ है, तो यहाँ से भी वोल्टेज सारा जो भी करंट वरंट का फ्लो घूम के आपके पास ग्राउंड होगा, यहाँ से ये भी ग्राउंड होगा। सो दिस इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो कॉमन की पहचान ये भी है कि आप इस तरह की अगर डायग्राम बनी हुई तो आपको नजर आ जाएगा कॉमन, इसमें पी कॉमन है इन दोनों के साथ, बेस कॉमन है इन दोनों के साथ। अगर इस तरह का सर्किट बना हुआ है तो सी वेयर इज द ग्राउंड, here is the ground, that means it is common to base and collector, right? सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैं अपनी बेस इमिटर जंक्शन को अगर मैं देखूँ, सो आई कैन सी दैट कि मेरी बेस जो है ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है। मुझे कैसे पता चला कि ये एन पी एन है, बिकॉज एरो इज़ मूविंग आउट, सो इट्स एन एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। एन पी एन ट्रांजिस्टर का मतलब क्या हुआ, एन पी एन ट्रांजिस्टर का मतलब ये हुआ कि दिस इज़ योर एन, दिस इज़ योर पी एंड दिस इज़ योर एन, पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। नाउ इफ़ यू सी तो हमारे पास जो एन था यहाँ पे, दिस इज़, सॉरी आई, एक गलती हो गई है, लेट मी करेक्ट इट, सॉरी सॉरी सॉरी, यस। सो हेयर वी हैव एन पी एंड एन, ठीक है, ओके। नाउ इफ़ यू सी दिस, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पी जंक्शन हमारे पास है, ये इसको पॉजिटिव चाहिए फॉरवर्ड बाइस्ड होने के लिए, और एन को नेगेटिव चाहिए। तो एन को ग्राउंड ही मिल रहा है, नेगेटिव ही मिल रहा है, पी को पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब दिस रीजन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। और अगर मैं कलेक्टर टू बेस की बात करती हूँ तो कलेक्टर को मिलना चाहिए था, एन था यहाँ पे, तो इसको नेगेटिव मिलना चाहिए था फॉरवर्ड बाइस कंडीशन के लिए, बट इसको प्लस मिल रहा है, इसका मतलब ये रिवर्स बाइस कंडीशन में आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो this side है, this is basically forward biased and this side is the reverse biased, and this is the required condition for your linear या आप कह लीजिए एक्टिव रीजन के लिए। ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है रहने के लिए कि आपकी एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड हो, बेस वाली, बेस इमिटर वाली, और कलेक्टर बेस वाली आपकी रिवर्स बाइस्ड हो, ठीक है। तो हमारे सामने यही नज़र आ रहा है। This configuration provides a reasonably stable Q point and it is widely used whenever two supplies are available. As shown, the supply voltage VBB forward bias the base emitter junction, जैसा कि अभी हमने देखा है, while the VCC reverse bias the common collector emitter junction, ठीक है। वो इसको जो है आपके आपकी जो है इसको रिवर्स बाइस्ड कर रहा है एंड इसको इट इज़ मेकिंग द फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। सो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर योर, बेसिकली आप कह सकते हैं इसको, इसकी जो है एक्टिव रीजन में रहने के लिए स्टेबल क्यू पॉइंट स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। दोनों चीज़ें फॉरवर्ड बाइस्ड नहीं है, दोनों चीज़ें रिवर्स बाइस्ड नहीं है। सो लेट्स, अब हमारे पास यहाँ पे एक अदद बना हुआ है, इट्स एन एम्पलीफायर। सो आपके सामने यहाँ इनपुट एक छोटा बना हुआ है, यहाँ अच्छा खासा बड़ा आपको इनपुट नज़र आ रहा है।
एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको नजर आएगी वो यहाँ पे इन्वर्टेड सिग्नल नजर आ रहा है. इट इज़ गोइंग अपवर्ड फर्स्ट एंड देन डाउनवर्ड, वेयर एज दिस इज गोइंग डाउनवर्ड फर्स्ट देन अपवर्ड. तो इसका मतलब है कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन आपको एम्पलीफाइड इनपुट तो देती है प्लस इन्वर्टेड भी देती है. ठीक है, सो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि कॉमन इस इमिटर का जो रिस्पॉन्स है, कॉमन इमिटर इज सी ई. इसका रिस्पॉन्स क्या है? इसका रिस्पॉन्स है कि ये इट विल बी एम्पलीफाइड and it will also be at the same time it will also be inverted. So इसको प्लस बना देते हैं, चलें. this will also be inverted. ठीक है, एम्पलीफाइड भी होगी और ये आपकी इन्वर्टेड वेव फॉर्म भी होगी. सही है, ये इसका रिस्पॉन्स याद रखना है. बाकी चीज़ें आपके सामने अपनी जानी पहचानी हैं. इसमें इमिटर इज़ ग्राउंडेड, दैट मीन्स दिस इज़ कॉमन पॉइंट हेयर. वी हैव वीसीसी जो कि हमने रिवर्स बाइस करने के लिए यहाँ लगाया हुआ है. वी हैव आरबी हेयर. आपको यहाँ पे कोई वीबी भी नज़र नहीं आ रहा है. इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट. तो अब हम इसका पाथ स्टैब्लिश करते हैं. ये वाला पूरा पाथ इसका इनपुट साइड हो गई और ये वाला पूरा पाथ इसका आउटपुट साइड हो गई. अब हम इन जगहों के ऊपर अपना केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. इनपुट पाथ के ऊपर अगर आप देखें तो ये वीसीसी का जो वोल्टेज है वो दो जगहों पे ड्रॉप होगा. एक इधर ड्रॉप होगा और एक इधर ड्रॉप होगा. यानी कि वो वोल्टेज इस्तेमाल होगा आई बी आर बी. यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है दैट इज़ बेसिकली आई बी. तो ये आई बी इधर से ही होता हुआ आएगा. ठीक है, तो आई बी आर बी में ये वोल्टेज यूज़ होगा. आर बी के ऊपर जो ड्रॉप होगा दैट इज़ वी इज इक्वल टू आई आर. तो आई बी आर बी और जितना वोल्टेज इस जगह पे ड्रॉप होगा दैट इज़ 0.7 वोल्ट वी बी ई. तो हमने क्या लिखा कि वीसीसी का वोल्टेज दो जगहों पे ड्रॉप होगा. इनपुट साइड पे आई बी आर बी प्लस वी बी ई. आई बी आर बी क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली, हमने ये चीज़ ऑलरेडी हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, वी बी. ठीक है, सो वी बी क्या है? जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा हेयर, एंड विच इज़ इक्वल टू आई बी आर बी. ठीक है, आई बी कहाँ से आ रहा है? आई बी हमारे पास ये हमें नज़र आ रहा है और आर बी आपका यहाँ लगा हुआ है. ठीक है, सो दिस इज़ द वोल्टेज जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है. अब हमने यहाँ से आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो क्या हो गया? वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाई आर बी. सिंपल मैथ्स है. और हमने ये पिछले क्लास में पढ़ा था ये चीज़ कि कलेक्टर करंट इज़ बीटा टाइम्स आई बी. तो हमने ये भी कहा है कि अगर हम आई बी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम आई सी भी बीटा से मल्टीप्लाई करके आई फाइंड आउट कर सकते हैं. और बीटा हमें हमेशा सर्किट का गिवन होता है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ऑन द इनपुट साइड. अब अगर मैं आउटपुट साइड पे के पास जाती हूँ तो वीसीसी का वोल्टेज आउटपुट पे ड्रॉप होगा आई सी आर सी. जैसे हमने यहाँ पे किया था आई बी आर बी, इस तरह से आई सी आर सी ये आउटपुट साइड पे होगा. नंबर 2 वीसीई जो वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा. ठीक है, तो हमने लिखा वीसीसी का वोल्टेज कितने में टूट रहा है? आई सी आर सी प्लस वीसीई. आप अगर चाहें तो पूरा यहाँ पे विर्चुअल वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, माइनस वी सी सी प्लस आई सी आर सी प्लस वी सी ई. तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी. और डायरेक्टली देखने से भी पता चल रहा है कि वी सी सी का वोल्टेज दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक आई सी आर सी और एक वी सी ई. ठीक है, तो हमने यहाँ पे वी सी ई लिख दिया. राइट, अच्छा ओके, ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपके सामने हो सकता है आप लोग ये कहें कि मिस वीसीसी है, एक करंट यहाँ जा रहा है एक करंट यहाँ जा रहा है, तो ये दोनों करंट तो बराबर डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे जो करंट टोटल फ्लो हो रहा है. और हम फाइंड नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बीच में एक अदद एम्पलीफायर लगा हुआ है एनपीएन का. ये आई सी और आई बी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड दे आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय द टर्म बीटा. ठीक है, तो ये बराबर नहीं हो सकते और डिवाइड बाय 2 भी नहीं होंगे, ये हमेशा बीटा से रिलेटेड होंगे. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस स्टफ कि ये चीज़ बीटा से रिलेटेड है, ये कुछ डायरेक्टली नॉर्मल सर्किट नहीं है, बीच में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है. ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है वी सी सी आई सी आर सी प्लस वी सी ई, और ये आउटपुट की हमारे पास इक्वेशन है. ठीक है, ये बात याद रखनी है. लेट्स मूव अहेड. अब हम दोबारा से अपने लोड लाइन एनालिसिस पे जाएंगे जो कि हमने पहले भी पढ़ा है अपने डायोड जब हमने स्टार्ट किया था अपना पहला ऑनलाइन लेक्चर. तो दिस इज़ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. आउटपुट में हमारे पास जो है वो वी सी ई होता है. ठीक है, हमारे पास आई सी होता है, दैट इज़ द कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज कितना आया, करंट कितना आया. इक्वेशन हमारे पास ये है. अब हम इस इक्वेशन के ऊपर अपना वही काम करेंगे पुराना वाला. सबसे पहले हम इसके अंदर करंट को ज़ीरो करेंगे. करंट को ज़ीरो करने का मतलब क्या है कि हम जा रहे हैं कट ऑफ पॉइंट की तरफ. ठीक है, सो अगर मैं इस इक्वेशन में करंट को ज़ीरो करती हूँ सो दिस बिकम वी सी सी इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वी सी ई. ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय आर सी वुड बी ज़ीरो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वी सी सी किसके बराबर है?
VCE किसके बराबर हुआ, VCC के। एक पॉइंट हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ वी लुक हेयर तो हमारे पास ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमने मार्क कर दिया VCC, राइट, ओके। अब इसी इक्वेशन के अंदर हम जो है अपना VCE को ज़ीरो करेंगे, ताकि ये दिस इज़ व्हाट पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, सैचुरेशन वाला रीजन की बात कर रही हूँ मैं। सो दिस बिकम्स VCC। देखो VCC तो हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज है, इसको तो ज़ीरो नहीं करेंगे ना, तो जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको ज़ीरो करेंगे। पहले IC ज़ीरो किया था, अब हमने VCE ज़ीरो किया, IC RC और प्लस ज़ीरो। अब अगर मुझे यहाँ से IC की वैल्यू निकालनी हो तो दैट वुड बी इक्वलेंट टू VCC डिवाइडेड बाय RC, ठीक है। सो दिस यू कैन सी हेयर, दिस इज VCC डिवाइडेड बाय RC, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक पॉइंट ये आ गया है जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, एक पॉइंट ये आ गया है जो कि यहाँ से कैलकुलेट किया है। वी ड्रॉ द लाइन एंड वेयर एवर दिस लाइन कनेक्ट्स विथ योर दिस IB लाइन, जहाँ से भी ये आपसे कनेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द क्यू पॉइंट, यानी कि ये उसका लीनियर पॉइंट है, ठीक है। दैट इस जगह पे इसका अच्छा परफॉर्मेंस होंगी, ये अच्छी एम्पलीफिकेशन कर सकता होगा, इन्वर्टेड आउटपुट देगा और अच्छा हमें चीज़ मिल सकती है, ठीक है, ओके। ओके, तो अब हम ये सीख चुके हैं कि हाउ टू स्टैब्लिश द ऑपरेटिंग पॉइंट। नाउ वी विल सी कि ऑपरेटिंग पॉइंट का से फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। तो आपके सामने एक अदर ग्राफ बना हुआ है जिसमें कुछ चीज़ें हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि एक कट ऑफ रीजन होता है जहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है। एक हमारे पास सैचुरेशन एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास जो है वो आपका करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वोल्टेज बहुत ही मिनिमम होता है, और कुछ एक आपकी डिवाइस की मैक्सिमम रेंज है जिसके बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकता, दैट इज़ बीइंग शोन दिस एरिया, ठीक है। तो जो आपके पास वर्केबल रीजन है दैट इज़ दिस वाइट एरिया जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इससे नीचे जाएंगे तो कट ऑफ में चले जाएंगे, इससे यहाँ जाएंगे तो सेचुरेशन में चले जाएंगे, और यहाँ जाएंगे तो ये लिमिट आपकी क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये इतना बड़ा रीजन है, तो कौन सी जगह सबसे अच्छी है काम करने के लिए, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक C है, एक D है। लेट्स सी के इन पॉइंट्स पे काम करने से क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी पॉइंट ए। पॉइंट ए जो आपके पास है वो अगर आप देखें तो इसके अंदर ये वो पॉइंट है जहाँ ना वोल्टेज है ना करंट है। इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस जो है वो रखी हुई है, उसमें ना कोई अभी सब बाइसिंग कुछ नहीं हुई हुई, कुछ भी हमने सप्लाई नहीं लगाई है, कोई काम नहीं करी, इट्स जस्ट वेटिंग देयर, ठीक है। तो आपके पास ये वो रीजन है जहाँ पे भी कुछ भी सप्लाई नहीं लगी हुई, ठीक है। फिर हम अगर बी पे जाते हैं तो बी हमें काफ़ी फेयर रीजन नज़र आ रहा है, एज वी कैन सी हेयर कि अगर मैं यहाँ पे एक अदद कर्व बनाने की कोशिश करूँ तो येस इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन, इट हैज़ अ फ्री एरिया अवेलेबल, इस जगह पे अच्छा खासा एरिया अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ सी रीजन की, तो सी रीजन के ऊपर अगर हम बनाते हैं तो अगर मैं इसको यूँ कर्व बनाती हूँ तो और एक अनफॉर्चुनेटली इट इज़ गोइंग इन द सेचुरेशन रीजन दिस पार्ट एंड इन द कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ नॉट गुड, ये वाली चीज़ जो है आपकी सही नहीं है कि इसका आधा पार्ट सेचुरेशन में जा रहा है, नीचे वाला पार्ट जो है वो कट ऑफ में जा रहा है। सो दिस शोज़ कि आपके पास जो है वो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्लिप आएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट इन अ गुड पोजिशन, तो मैं कहूँगी सी इज़ नॉट अ गुड पॉइंट, ठीक है। अगर हम डी की बात करते हैं, इफ़ आई ड्रॉ समथिंग एट डी, तो यू कैन सी दैट, तो अगर हम डी पे ड्रॉ करते हैं तो इट इज़ नियर टू डी, इट इज़ गोइंग इन द एक्सट्रीम रीजन, जो कि हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बिकॉज इस जगह पे आपके पास अगर आप ज़बरदस्ती इसको लेके जाते हैं तो क्या होगा, आप डिवाइस की जो लाइफ टाइम है उसको आप कम कर रहे हैं, बिकॉज आप उसको मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इस जगह पे भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ये तो ऑफ स्टेट एक तरीके से। दिस इज़ द पॉइंट वेयर येस यू कैन सी दैट इट्स मिड ऑफ द मिड एरिया, जहाँ पे इसको अच्छा स्विंग मिलेगा। यू कैन सी द गुड स्विंग हेयर, यू कैन सी कि आपने जो शेप उसको इनपुट पे दी थी एक अदर साइन वेव, तो आउटपुट पे भी वैसे ही कुछ साइन वेव हमारे पास आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्लिप हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास ये अच्छा नहीं आ रहा है, लाइफ टाइम डैमेज हो रही है, क्लिप हो रहा है रीजन। तो वी कैन से कि हमें एक लीनियर रीजन ये नज़र आता है, ठीक है। सो हमेशा ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करते वक्त ये नहीं कि वाइट में कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर लें, यू हैव टू सी कि आपका बेस्ट रीजन कौन सा है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू स्पेसिफाई दिस पॉइंट।
अगर आपका ये वाला इधर क्यू पॉइंट आता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ के जब इसका फ्लो हमने बनाया है, एक नॉर्मल फ्लो जो एक होता था, ये वाला पूरा रीजन कट ऑफ में चला गया है, ठीक है, ये यानी कि पूरा रीजन क्लिप हो गया है। इस पॉइंट से आगे हम जा नहीं सकते थे, ठीक है, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, बट ड्यू टू योर सिलेक्शन ऑफ द क्यू पॉइंट, ये बहुत ही गलत जगह पे था, तो हमारी जो इनपुट वेव फॉर्म बहुत अच्छी साइन वेव थी, वो यहाँ पे साइन वेव तो है बट वो ऊपर से क्लिप हो गई है, बिकॉज ये रीजन पॉसिबल नहीं था हमारे पास आना, राइट। क्योंकि अब ये क्लिप हो गया है, तो इस वजह से अब क्या होगा कि हमारी शेप चेंज हो गई है, हमारा जो पावर है वो रिड्यूस हो गई है। सो दिस इज़ अ बैड ऑप्शन, चूजिंग दिस पॉइंट इज़ अ बैड ऑप्शन। सिमिलरली अगर मैं इसको देखती हूँ, ये दरमियान में है, प्रॉपर इनपुट वेव फॉर्म कुछ ऐसे आ रही थी, हमने प्रॉपर एक स्विंग देखा, हमें प्रॉपर स्विंग मिला, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। आपके पास एक कंप्लीट स्विंग आ रहा है, शेप भी सेम मेंटेन हो रही है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैंने इसके हवाले से बनाया अपना इनपुट वेव फॉर्म, हमारे पास ये थी, इसकी रिस्पेक्ट से मैंने जब ये वेव फॉर्म ड्रॉ किया तो हमारे पास अब ये रीजन सैचुरेशन में जा रहा है, ठीक है, दिस इज गोइंग इन द सैचुरेशन पार्ट। सो दैट मीन्स अगेन ये वाला पार्ट आपका क्लिप हो जाएगा, ठीक है, यू कैन नॉट सी दिस पार्ट इन योर आउटपुट। तो अब आपके पास वेव की शेप भी चेंज हो गई है, आउटपुट भी क्लिप हो गया है, पावर भी रिड्यूस हो गई है। सो वी विल नॉट ऑप्ट दीज टू केसेस, इन दो केसेस पे हम कहेंगे कि नहीं हो, कहीं दरमियान में हो, ताकि हमारा प्रॉपर स्विंग आ सके, ठीक है, ना वो सैचुरेशन में जाए, ना वो कट ऑफ में जाए, ना वो अपनी लिमिट को एक्सीड करने की साइड पे जाए, सही है। सो नाउ वी विल सी के डिफरेंट डिफरेंट क्यू पॉइंट्स को देख के हमारे पास जो है वो किस तरीके से नज़र आता है। इफ़ यू सी कि अगर आपने ये लोड लाइन ड्रॉ की है और आप अपना आई बी की वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है, इमेजिन ये करिए इस वक्त कि ये लाइन भी नहीं है, ये लाइन भी नहीं है, आई बी वन है सिर्फ यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये लाइन आपकी इस लाइन से कब कट करेगी, एट दिस पॉइंट, तो क्यू पॉइंट आपका यहाँ होगा। अगर आपने बेस करंट बढ़ाया है बाय मेकिंग योर सोर्स वी को बढ़ाया है, तो बेस करंट भी बढ़ेगा। जब वो बेस करंट बढ़ा तो क्यू पॉइंट भी ऊपर जाएगा, डेफिनेटली अब वो यहाँ पे होगा, और बेस करंट बढ़ाएंगे तो वो क्यू पॉइंट और ऊपर जाएगा। तो बेस करंट बढ़ाने से, बेस करंट कैसे बढ़ता है, बेस करंट आपका वोल्टेज सोर्स जो आपने लगाई हुई है बेस के ऊपर, उसको बढ़ाने से बढ़ता है। अगर आपने उस वोल्टेज को बढ़ाया या उसकी रेजिस्टेंस को कम कर दिया, तो आपका बेस करंट बढ़ेगा, और उस बढ़ने की वजह से क्या होगा, क्यू पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है कि हाउ वी कैन सी दैट अ क्यू पॉइंट कैन इम्प्रूव्ड, हम ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई सर्किट और आप ये देख रहे हैं कि क्यू पॉइंट बहुत नीचे आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि लेट्स इंक्रीज द बेस करंट, उसकी वजह से क्यू पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा या लीनियर रीजन में आ जाएगा, अच्छी जगह पे आएगा, ताकि उसका एक कंप्लीट आपके पास एक कंप्लीट उसका स्विंग आए, ठीक है। स्विंग मैं किसको कह रही हूँ, स्विंग में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ को कह रही हूँ। इसी तरह से हमारे पास एक VCC भी है। अगर मैं VCC की वैल्यू, आपने इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन हमने क्या देखी थी, इक्वेशन हमने ये देखी थी कि VCE की इक्वेशन थी VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ये हमने पढ़ी थी, ठीक है, अभी हमने पीछे ही इक्वेशन देखी है। इस इक्वेशन में जब हम IC को ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, VCE इज इक्वल टू VCC, ठीक है, कीपिंग दिस वैल्यू एज ज़ीरो, IC को मैंने ज़ीरो किया हुआ है, तो ये पूरी फैक्टर ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये हमने अभी पूरा देखा है कि हम कैसे लोड एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी VCC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, इफ़ द योर VCC वैल्यू इज़ मोर, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा। अगर आपके पास VCC वैल्यू छोटी है तो वो ये वाला पॉइंट होगा, उससे भी छोटी है तो वो ये वाला पॉइंट आएगा, ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। सेकेंडली, जब अगर मैं दूसरी तरफ से दूसरा जो पॉइंट फाइंड आउट करती हूँ, वो कैसे करती हूँ, वो मैं सिंपली VCC को इक्वल टू ज़ीरो करती हूँ, ठीक है। हमने अभी IC को ज़ीरो किया था, मैं VCE को ज़ीरो करूँगी। सो हमारे पास ये क्या बन गया, IC की वैल्यू आ जाएगी VCC डिवाइडेड बाय RC, ठीक है। अभी हमने जो पॉइंट्स निकाले थे, जिसकी वजह से हमारे पास करंट की एक्सेस पे, यहाँ पे इस जगह पे आपके पास पॉइंट आता है। किस जगह की बात कर रही हूँ, इस जगह पे पॉइंट आता है, ठीक है, ये हमने देखा है। तो अगर आपका VCC बड़ा है तो वो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, उससे छोटा किया तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, उससे छोटा हुआ तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, ठीक है, ऐसा ही है। सो वी कैन सी दैट कि अगर हम VCC को छोटा करते हैं, यानी कि पहले वैल्यू ये थी, फिर छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, तो इस एक्सेस पे भी हम पीछे की तरफ जाएंगे और इस एक्सेस पे भी नीचे की तरफ जाएंगे, तो क्यू पॉइंट का जो है वो टूवर्ड्स द एक्स एक्सेस मूव हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि पहले क्यू पॉइंट यहाँ था,
अब आपने जब वीसीसी की वैल्यू चेंज की तो अब वो क्यू पॉइंट की लाइन यहाँ पे और यहाँ पे बनी है, तो वो यहाँ चले गए। अब मजीद वीसीसी की वैल्यू पीछे स्मॉल की है, तो वो अब वीसीसी यहाँ पर आ गया है। एंड अब आपके पास ये आपने ये किया, एक पॉइंट ये आ गया, दोनों को ज्वाइन किया, क्यू पॉइंट यहाँ आ गया। तो इफ़ यू सी समवेयर कि आपका क्यू पॉइंट सेचुरेशन रीजन के बहुत करीब है, बहुत नियर आ रहा है, जो कि डेंजरस बात है, सिस्टम आपका आउटपुट क्लिप होगा, तो आपने क्या करना है, वीसीसी को इंक्रीज़ करना है। जब आप वीसीसी को इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्यू पॉइंट किसी सेंटर जगह पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमने पहली चीज़ क्या देखी कि अगर हम ये देख रहे हैं कि कोई चीज़ आपके पास जो है हम आई को बढ़ाएंगे तो वो कट ऑफ से दूर जाएगा। ठीक है, सेचुरेशन में जा रहा है तो हम वीसीसी को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें डिज़ाइनिंग समझ में आ रही है कि सिस्टम को डिज़ाइन किस तरीके से हमें करना होगा। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे। अनदर वे इज़, अगर आपने रजिस्टर को छेड़ा, देखो हम वो चीज़ें छेड़ रहे हैं जो कि हमारे एक्सटर्नली कनेक्टेड है। एक सप्लाई कनेक्टेड थी वीसीसी की सप्लाई, उसको हमने छेड़ा। एक हमारे पास बेस करंट जो कि हम वोल्टेज सप्लाई से जो है उसे कंट्रोल कर रहे हैं वीबी से, उसको हम छेड़ के हमने बेस करंट को छेड़ा। एक अब हम किसको कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस चेंज करें। अगर हम रेजिस्टेंस को बहुत, इसमें R3 सबसे बड़ी है, R2 उससे छोटी है, R1 उससे छोटी है, अगर मैं सबसे छोटी रेजिस्टेंस इस्तेमाल करती हूँ तो डेफिनेटली करंट सबसे ज़्यादा होगा। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये, सबसे बड़ी R3 है। तो अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करती हूँ जो कि R1 है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या होगा, मेरे पास करंट मैक्सिमम आएगा। ऐसा ही है, जितना कम रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा करंट होगा। तो ये करंट का पॉइंट ऊपर आ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ाई करंट नीचे हो गया, रेजिस्टेंस और बढ़ाई करंट नीचे हो गया। तो इस तरीके से भी अगर आप देखें, आपने वोल्टेज फिक्स रखा हुआ है बट आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तब भी आपका क्यू पॉइंट स्विच हो रहा है, आगे आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये देखते हैं कि आपका क्यू पॉइंट बहुत सेचुरेशन के करीब जा रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपनी रेजिस्टेंस को जो है वो कम करेंगे ताकि क्यू पॉइंट आगे की तरफ मूव हो। ठीक है, तो हम इन 3 तरीक़ों से अपने क्यू पॉइंट से प्ले कर सकते हैं ईजिली। हम देख सकते हैं कि क्यू पॉइंट किस तरीके से राइट लेफ्ट मूव हो सकता है। दिस इज़ द वे हाउ वी डिज़ाइन एम्पलीफायर्स। ठीक है, जब हम चाहते हैं कि इस जगह पे ये रहे, इतना वोल्टेज दे, इतना करंट दे, उस हवाले से हम इस तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं, बाय कंट्रोलिंग योर रेजिस्टेंस, बाय कंट्रोलिंग योर सप्लाई, वीसीसी सप्लाई, by controlling your base current. All these factors make your Q point in the center region. ज़रा सा आगे पीछे हिलेंगे, आपकी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, that's it for today. We have understood that what is a Q point and how Q point defines your circuit. हमें ये बात पता है कि हमने पहले डायोड में भी देखा था कि क्यू पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे क्यू पॉइंट आता है वहीं से हम करंट भी देखते हैं, वहीं से वोल्टेज भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने जो है वो ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि क्यू पॉइंट की से हम करंट और वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी डायोड के टॉपिक में। अब हमें क्यू पॉइंट बीजेटी का भी निकालना आ गया, ट्रांजिस्टर का। हमें ये भी समझ में आ गया कि हम कॉमन लिमिटर को एसेस कर रहे हैं, उसमें इक्वेशंस कैसे बनाई हैं, उसका क्यू पॉइंट कैसे निकाला है, क्यू पॉइंट के इधर उधर मूव होने से आपके आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, हमने ये चीज़ भी बहुत डिटेल में देख ली है। फिर साथ ही हमने ये भी देख लिया है कि हाउ योर क्यू पॉइंट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड एंड हेल्पिंग इन डिज़ाइनिंग योर सर्किट। ठीक है, अगर आप अपनी मर्ज़ी का कुछ एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ों से प्ले करना है, सप्लाई है, रेजिस्टेंस है, बेस करंट है, तो ये सब फैक्टर्स हम देख चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ट्राई टू प्रैक्टिस दिस स्टफ। जो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास वीडियो आएगी वो आपके पास न्यूमेरिकल की आएगी। ट्राई टू प्रैक्टिस दोज न्यूमेरिकल फ्रॉम योर बुक एक्सरसाइज। ठीक है, उस रीजन के जितने भी हैं उनको प्रैक्टिस करिए। दैट्स इट, ओके। कोई क्वेरी है तो आप अपने सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।